अस्सलाम वालेकुम folks, दिस इज दाऊद अली खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली आपने भी इंट्रो देखा होगा, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से पॉवर्टी लोगों के अंदर फैलती जा रही है और इस्लाम इसके अंदर कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। बहुत से लोग इस बात को क्लेम करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम जो कि मैनकाइंड इस वक्त फेस कर रही है। तो हो क्यों नहीं रहा है, लोगों के अंदर से गरीबी क्यों नहीं मिट पा रही है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम का कहीं सिस्टम आप लोग आने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। वी डू नॉट हैव एनी कंट्री XYZ जिसके अंदर इस्लामिक लॉज फुली तरीके से फॉलो होते हो, जिस तरीके से ऑपरेट होने चाहिए थे। ठीक है, तो आज इसको, ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको हम साइड में रख देते हैं कि क्यों। अब एक मैंने हिंट दे दिया, क्योंकि इस्लाम का कहीं पे भी लॉ एस्टेब्लिश है ही नहीं, इसलिए लोग जो है इस्लाम के कुछ कुछ चीज़ों को देख के और ये कहते हैं कि यार देखो ये सही तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। भाई ये तो ऐसी बात हो गई ना कि अगर कोई इंसान इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहन के घूमने लगे और आप उसे इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर समझ के फील्ड पे उतार दो, फिर आप बोलोगे यार ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्रिकेटर है ही नहीं, उसने जस्ट एक एस्पेक्ट लिया है उस क्रिकेटर का। इसी तरीके से इस्लामिक लॉ के अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि इस्लामिक लॉ के ऊपर एस्टेब्लिश हो, उसके रूल्स इस्लामिक रूलिंग्स के हिसाब से चलते हो। बस कुछ कुछ एस्पेक्ट्स वहां पे उन्होंने ले लिए हैं और वो एस्पेक्ट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं उस जगह पे। आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर ये जो इस्लामिक प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि वहां पे इस्लामिक रूल्स ही नहीं है। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं जो कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जितने भी अमीर लोग हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी हर एक चीज को डिसाइड करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है कि कौन सा स्टेप लें या कौन सा स्टेप ना लें। तो ये बेसिकली इस प्रॉब्लम को बोलते हैं द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर। ये एस्पेक्ट कहां से जन्म लेता है, उसी के ऊपर ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसकी बोन ऑफ कंटेंशन जैसे आप कह सकते हैं, द कोर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ द वेल्थ और अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। कहीं कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर वो 1 रुपया भी कमाना बंद कर दें और रोज 1 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू करें, तो उनको कई साल लग जाएंगे अपना पैसा खर्च करने के लिए। और उसी जगह पर, उसी शहर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो क्या है आखिरकार ये प्रॉब्लम और इस्लाम इसको किस तरीके से एड्रेस करता है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ बेसिकली जो आप देख रहे हैं, ये आता कहां से है? इसकी सबसे ज्यादा मेन रीजन, जो कोर रीजन है, वो है इंटरेस्ट। और आज का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इंटरेस्ट बेस्ड काम ही कर रहा है। यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम भी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है, जिस वजह से ये चीज डिवाइड, अनइक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है। और जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसको एक टेक्निकल तरीके से ना समझा के एक लेमैन के तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद साइंस का बंदा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस है वो साइंस की ऑडियंस है, तो उसको ये टर्म समझ में आ जाना चाहिए। देखें, ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए मेरी जेब से किसी ने 100 रुपए का नोट निकाला, और वो भी वो नोट जो कि मेरा था, और वो उसने निकाल लिया। अब जस्ट बिकॉज ही इज मोर पावरफुल देन मी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस एक्ट को आप बोलेंगे क्या? जाहिर सी बात है, चोरी बोलेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को जरा रियल लाइफ में देखते हैं। एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं है ऑलरेडी, वो पैसों की तंगी के झेल रहा है, वो पैसों की शॉर्टेज देख रहा है, वो कहीं से जुगाड़ करता है, उधार लेता है पैसे, ताकि उसको ये शॉर्टेज पूरी कर सके। अब जो इंसान उधार दे रहा है, बेसिकली वो अपने पैसों में से दे रहा है, यानी वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है और उसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सामने वाले को भी उधार दे सकता है, तब भी उसका काम चल जाएगा। तो ऑलरेडी जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो रिच कैटेगरी में आता है बाय डिफॉल्ट, और जिसने पैसे लिए हैं वो मिडिल क्लास या फिर पुअर कैटेगरी में आता है बाय डिफॉल्ट। तो अब जरा ध्यान दें, जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, अब इसको एक्स्ट्रा पैसे बना के देने हैं उस बंदे को जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। तो इसी वजह से जो अमीर था, जिसने पैसे दिए थे, ऑलरेडी वो और एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है इसकी जेब से, जो कि इसके है भी नहीं, जो कि अमीर के है भी नहीं। बेसिकली चोरी कर रहा है, उसको नाम एक इंग्लिश में दे दिया इंटरेस्ट, ताकि थोड़ा कूल लगे। तो अब जो अमीर इंसान है उसने इस गरीब से वो पैसे भी ले लिए जो कि इस अमीर के थे भी नहीं, और इस वजह से इसके पास पैसे बढ़ गए, और इसने जो कमाए थे, जो इसका हो सकता था, वो इसने ऑलरेडी इसको दे दिया। तो ना सिर्फ वो जो इसने लिए थे ये सिर्फ वो वापस करने पड़े, बल्कि उसके बाद इसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी देनी पड़ी जो कि इसके पास रखी हुई थी या फिर इसने कहीं से जनरेट करी थी, जिस वजह से इसकी और भी ज्यादा बदतर हालत हो गई और उसकी हालत और ज्यादा ऊपर हो गई। दैट्स वाई द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर। अब आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट कितना खतरनाक रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस को तोड़ने के लिए या फिर इकोनॉमिक सोसाइटी को डिसेबल करने के लिए। तो फिर इसके ऊपर कोई रोक क्यों नहीं लगाता? आंसर इज सिंपल, कि जो कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को वो बेसिकली अमीर लोग हैं। और किसी चोर को आपने कभी देखा है कि वो चाहे कि चोरी बैन हो जाए? हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आके मुझसे कहेंगे यार हाई बेस इंटरेस्ट जो होता है ना, हाई जो रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, वो ज्यादा नुकसानबंद होते हैं, मॉडरेट और लो हो तो चलेगा। ये अक्सर वही लोग बोलते हैं जो कि इस सिस्टम की सैलरी खा रहे हैं। समझ गए होंगे, सरकारी नौकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सरकारी किसी भी नौकर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि ईमान भले ही रसूल अल्लाह का था, लेकिन सैलरी यजीद की फौज को यजीद दे रहा था, इसलिए हुसैन के ऊपर तलवार उन्होंने तान दी।
सेम चीज हो रही है कि सिस्टम की सैलरी लेकर आप सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो वो तो मुश्किल ही लगता है। अब आप एक्सेप्ट करें इस चीज को, भाई हम सिस्टम की सैलरी लेते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, बट ये चीज गलत है। आप इसको जस्टिफाई मत करने लग जाइए जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। यार इस पूरा सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है, ये सिस्टम का पार्ट है, तो फिर इस वजह से जायज होना चाहिए। मेरे भाई सिस्टम के अंदर तो करप्शन भी मौजूद है, तो करप्शन भी जायज कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि मॉडरेट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट या फिर लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अगर लगा दें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और हम फिर अच्छी तरीके से इंटरेस्ट डील कर पाएंगे? और अगर हम लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ब्याज लेना शुरू कर दें या फिर रिबा जैसे अरबिक में कहते हैं या फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, तो क्या हमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगा? देखते हैं इस चीज को। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज मैंने आपको बता दी सैलरी उनकी वहां से आ रही है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इस चीज को जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा आता कहां से है। थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान देख लेते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा मेहनत करने से आता है। पहले लोग ये कहते थे वर्क हार्ड टू बी रिच। अगर ऐसी बात होती तो जितने भी लेबर क्लास लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था। हालांकि वो डिजर्व भी करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं पूरी धूप में और हर जगह पर सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है वो सबसे ज्यादा गरीब तबके के अंदर आते हैं, क्योंकि हर कोई चीज इस्लाम की तरह तो होती नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अता कर दो, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा गरीब है। फिर लोग कहते हैं नॉलेज एक वो चीज है, अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो आप ज्यादा कमा सकते हो। आई डोंट नो किस तरीके से तालमेल मिलाते हैं। अगर ऐसा होता तो आपके टीचर्स कभी भी अपनी आराम को सेक्रीफाइस करके इस तरीके से स्कूल के गुलाम ना बन जाते। और अगर ऐसा होता तो लोग जो कम से कम 13 से 15 साल लगा के ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स करने के बाद भी पियोन की जॉब के लिए अप्लाई ना करते और उसमें भी रिजेक्ट हो जाते। दिस इज द हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ। लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं जिस फील्ड से आता हूँ बायोलॉजी में, उसी के एक फील्ड का एग्जांपल देता हूँ। नीट जैसी चीज के अंदर जितने लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते उसमें से सारे लोग अनपढ़ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पर उस इंसान को जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उसे कॉलेज भी नहीं मिल पाता। तो सेम चीज कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो पढ़ रहा है उसे जॉब तक तो मिल नहीं रही है, तो पैसे कहां से मिलेंगे? तीसरी चीज जो बोलते थे स्किल होना चाहिए, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, स्किल होना चाहिए, टू बी स्किल डेवलपमेंट फलाना ढिमकाना। स्किल डेवलपमेंट अगर वाकई में कोई बंदा जो स्किल है, तो अगर वो इंसान ज्यादा अमीर होता तो जरा पूछ के आइए कि जो इतने ज्यादा आर्टिस्टिक तरीके से वॉल को पेंट्स करते हैं, क्या वो अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं? जो लड़की सड़क के किनारे रस्सी के ऊपर चलने का खेल दिखा दी है, इतना ज्यादा स्किल, जो इतना परफेक्ट बैलेंस जो कि आप और मुझ में भी नहीं होगा, क्या वो अपनी लाइफ की लग्जरी जी रही है? अगर स्किल लोगों की लाइफ लग्जरी होती तो वो सड़कों पर तमाशे ना दिखाते। तो बेसिकली स्किल इज नॉट द आंसर। तो आता कहां से? कौन रेगुलेट करता है, कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसके पास जाएगा? सिस्टम। ये सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसके पास डिस्ट्रीब्यूट हो। तो पैसा बेसिकली सिस्टम के थ्रू आता है और सिस्टम चाहता है, सिस्टम डिजाइन ही इसी तरीके से हुआ है कि जो रिच लोग हैं वो अमीर होते जाएं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाएं। और इसी चीज को सिस्टम ने इंस्टॉल करा है, इसी चोरी को सिस्टम ने इंस्टॉल करा है विद द नेम ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या ये इंटरेस्ट वाकई में फायदेमंद है? नहीं, अब तक तो हमें फायदेमंद दिखा नहीं। लेकिन अभी हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन के मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होते तो शायद बात बन जाती। ओके, अगर ऐसा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी मैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की 79th एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करने वाला हूं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया जो फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली आए थे, यानी पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे, जिसके अंदर सारी की सारी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही थी। उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह इंटरेस्ट थी, जिसके रेट्स हाई नहीं थे, वे वो मॉडरेट और लो, इवन 1% से भी कम थे। ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की 79th एनुअल रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरेस्ट रेट था, जो क्राइसिस जिसकी वजह से हुए हैं, वो कोई हाई नहीं था, बल्कि वो एक लो इंटरेस्ट रेट था। उसके बावजूद दुनिया ने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करा। तो ये आपका उसूल कि लो इंटरेस्ट रेट या मॉडरेट इंटरेस्ट रेट से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते हैं, ये सरासर झूठ है। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से इंटरेस्ट आप चाहे मॉडरेट रखें या फिर हाई रखें, वो आपकी सोसाइटी को खराब ही करेगा, डिस्ट्रॉय ही करेगा। तो अब लोग जो उसूल निकालते थे ना, यार अगर मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होंगे तो हमारी सोसाइटी बढ़िया फ्लरिश करेगी, उनका ये उसूल तो टूट गया यार, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा मॉडरेट थे, तब भी ग्लोबल क्राइसिस आ गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? सॉल्यूशन है इंटरेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन्स। सॉल्यूशन है, किसके पास है सॉल्यूशन? इस्लाम के पास। अल्लाह ने इंटरेस्ट को कतई हराम कर दिया है, यानी कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होने वाला।
और अल्लाह ने तो कुरान में यहां तक लिखा है कि अगर आपने रिबा लिया यानी इंटरेस्ट लिया तो आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करी, नतीजा यही होगा कि आप हारेंगे। तो ये सिर्फ कुरान की एक आयत बताने के लिए मैंने करा था, कोई प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल हुआ है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आपके सामने फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी FSAP की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मलेशिया है, और भी कंट्रीज हैं लेकिन मैं एग्जांपल मलेशिया के दे रहा हूं, जो मलेशिया है उसने इस्लाम का इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम का एक एसेट को कॉपी करा है। यानी इस्लाम के इस इंटरेस्ट फ्री कॉन्सेप्ट को उसने अपनी बैंकिंग में अप्लाई करा, और रिजल्ट ये निकल कर आ रहे हैं कि उसकी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा स्टेबल हो रखी है। शायद बात इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी, लेट मी मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि दुनिया भर में जब 2008 में ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे, वेस्ट जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज, इवन अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, ये सब क्राइसिस को फेस कर रही थी, तब भी मलेशिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त थी, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग रेट। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रिपोर्ट जो कि बता रही है कि मलेशिया के इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट फ्री है, उसने फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर भी अपने आप को स्टेबलाइज रख रखा था। अब जरा सोचें कि मलेशिया के बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट इस्लाम का लिया है, विच इज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, तब उसको इतना सपोर्ट मिला कि जब दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंट्रीज इस फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही थी, तब मलेशिया की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। अब जरा सोचें कोई भी एक ऐसी XYZ कंट्री जहां के बैंकिंग सिस्टम पे इस्लाम के इकोनॉमिक सारी रूलिंग्स अप्लाई होती हो, तो उसकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा जबरदस्त होगी। और सिर्फ इकोनॉमी क्यों, अगर आप उसकी रूलिंग्स, अगर आप इस्लाम की रूलिंग्स हर एक एस्पेक्ट में वहां लगा देंगे, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, तो सोचे वो कंट्री कितनी ज्यादा फ्लरिश करेगी। ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं, और इन सारी रिपोर्ट्स के सामने जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही आता है, दैट वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर फेसिंग अ वेरी ह्यूज लॉस by living under this system which is interest free, which is interest based banking। ये थी आपकी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी टाइप का कोई एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हैं। किसी टाइप की पर्सनल शिकायत है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं DM पे, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।